नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके भोजन, स्वास्थ्य और आपका जो तीसरा जो आपका ऑप्शन रहता है दोस्तों, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करेंगे। आज का जो चैप्टर रहेगा, कंसेप्ट रहेगा भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। पहला जो पार्ट था दोस्तों आपके परिवार, फैमिली मेंबर से संबंधित था, वहाँ से सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आज भी आपके दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो सभी प्यारे मित्रों का, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है। ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, आपका मल्टोज होता है या फ्रक्टोज होता है। अगर आपसे बिल्कुल आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे और अंत में बताएंगे आज के सेशन, इस क्लास पे आपका स्कोर क्या है दोस्तों। तो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का जो प्रमुख जो घटक होता है दोस्तों, वह हमारा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या स्क्रीन पर आप सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का चैप्टर चल रहा है, तो इनमें से यह बताइए सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे या खनिज लवण की बात करेंगे। आपका कमेंट सभी प्यारे मित्रों का सम्मान है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या फीडबैक है? सभी प्यारे मित्र यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक, अपना अपना जो है, ठीक है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में करते जाएं। और कमेंट बॉक्स दोस्तों इसीलिए को होता है कि आप लोग फीडबैक दें बेहतर एक्सपीरियंस के साथ, जिससे दोस्तों बेहतर तैयारी की जा सके, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे। जो एंजाइम होता है मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है या लिक्विड होता है या एमिनो अम्ल होता है। आपका कमेंट क्या कह रहा है प्यारे मित्रों कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? एंजाइम एक मूल रूप से प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है। और सभी प्यारे मित्र आई थिंक अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। जो सबसे अधिक प्रोटीन है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, क्योंकि चैप्टर लाजवाब है। सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है दोस्तों, वह हमारे सोयाबीन के दाने में, अर्थात सोयाबीन में दोस्तों 40 से 45% जो है प्रोटीन पाई जाती है। और बात करें अरहर की दाल में, तो 20 से लेकर 25% तक अरहर की दाल में प्रोटीन पाई जाती है। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? सोयाबीन, जो कि 40 से लेकर 45% तक प्रोटीन की मात्रा उपलब्धता करवाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोग, क्योंकि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। पांचवा प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, सीधा है दोस्तों, यह सिलेक्शन से कनेक्टेड प्रश्न है। आइए देखते हैं ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखें दोस्तों। पांचवा प्रश्न प्यारा सा है कि नौ शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। नौ शरीर की बात कर रहा है। नौ शरीर या कह सकते हैं नया शरीर या नव युवक का शरीर। तो देखिए नया शरीर, नया कहते हैं ना, इसका नया खून है। तो नया खून किसको बोलते हैं? एक युवक को बोलते हैं, ठीक है, एक नव युवक को बोला जाता है। तो शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है दोस्तों? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, क्या होता है? सभी लोग जानते हैं यकृत में होता है। नौ शरीर को जो विटामिन ए भंडारित होता है आपके कहाँ पर होता है? तो बॉडी के यकृत में होता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आपका सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया या आम हो गया। तो दोस्तों ऐसा विटामिन बताइए जो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत हो। प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक विटामिन ए किस आपके स्रोत में पाया जाएगा?
सेब में पाया जाएगा, पपीता में, अमरूद में, आम में। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन, ठीक है जी, जो ऑप्शन दिया गया इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन आपके आम में पाया जाता है। इसलिए जब आम का सीजन आने वाला है, छोटे छोटे आम लग चुके हैं, जब आम का सीजन आएगा तो आम भरपूर खाइएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितनी बॉडी जितना शरीर आपका मांगता है उतना ही विटामिन लेना है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। जो पैकेट का दूध होता है, आप लोग देखते होंगे मार्केट में पैकेट में दूध मिलता है, तो पैकेट का जो दूध होता है वह रसायनों द्वारा संरक्षित किया जाता है, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा किया जाता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे। सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, जयस्वाल सर, सभी का अभिनंदन करते हैं दोस्तों, स्वागत करते हैं और सभी को नमन करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप लोग दोस्तों राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है, इसलिए सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जयस्वाल सर तहे दिल से दोस्तों नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो पैकेट का दूध दोस्तों संरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण के द्वारा किया जाता है। बहुत से प्यारे मित्र मेरे भाई बहन कहते होंगे कि सर पाश्चुरीकरण होता क्या है। तो दोस्तों पाश्चुरीकरण जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ, अमूमन हम देखते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं उनको खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद जो है तुरंत दोस्तों ठंडा कर लिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिससे इसमें मौजूद जो सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। छोटे छोटे जो सूक्ष्म मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, और इसके चलते क्या होता है, इसे लंबे समय तक संरक्षित रखना संभव हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को इजाद करने का श्रेय किसे जाता है, तो फ्रांसीसी जो केमिस्ट आपके वमाइक्रोबियोलॉजिस्ट जिस बोलते हैं या रसायन शास्त्री बोल सकते हैं, लुई पाश्चर को जाता है, जिनके नाम पर ही दोस्तों इनका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा था। ठीक है, और वर्ष 1862, ये आपको ध्यान देना, 1862 में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था पाश्चुरीकरण का। अब देखते दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कुपोषण नहीं है। नकारात्मक प्रश्न है, नेगेटिव प्रश्न है कि कुपोषण नहीं है। देखिए पोषण की कमी में आप सभी लोग जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता की कमी, उचित शारीरिक विकास या बौद्धिक क्षमता में कमी। तो कुपोषण का मतलब यही होता है कि कमी की बात करेंगे, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी है यानी कुपोषण है। तो यानी पोषण की कमी है तो कुपोषण होगा, प्रतिरोधक क्षमता की कमी है तो आपका कुपोषण होगा, बौद्धिक क्षमता की कमी है तो उसे कुपोषण बोलेंगे। लेकिन अगर उचित शारीरिक आपका विकास है तो उसे हम कुपोषण नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहलाएंगे, आपका पोषण कहलाएगा, अच्छा पोषण कहलाएगा, तभी तो आपको उचित शारीरिक विकास होगा। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर, एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूरा टोटल सिलेबस है। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी है सर्वज्ञ है, सब प्यारे मित्र जानते हैं। सभी लोग सहयोग करें, फीडबैक करें। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपका 1 दिसंबर, 19 नवंबर, 2 दिसंबर या 10 दिसंबर कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। विश्व एड्स दिवस सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। लेकिन विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य जो क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य आपका क्या है, एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारियां, एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसलिए विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। सभी लोग कमेंट करेंगे। हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम दोस्तों 1985 में प्रारंभ किया गया था, या 2005 में, 1995 में या 1990 में। आपका कमेंट, आपका फीडबैक समान है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 1995 में आरंभ किया गया था, अर्थात दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में
पल्स पोलियो टीकाकरण यानी कि पीपीआई कार्यक्रम आरंभ किया गया? ये भी पूछा जा सकता है कि पीपीआई कार्यक्रम आरंभ कब किया गया? तो 1995 को किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीका यानी कि ओपीवी की 2 खुराकें दी जाएंगी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे क्योंकि भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का चैप्टर चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम लगभग दोस्तों 90 से 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि लगभग 2 से 3 दिन आपकी इस क्लास चलेगी। 2 से 3 दिन क्लास चलेगी, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, ठीक है, पहला आप तो भोजन का भी चैप्टर है, फिर आपका स्वास्थ्य की वही है, स्वच्छता का, इन तीनों का चैप्टर कंबाइंड किया गया है। तो दोस्तों ये बताइए दोस्तों प्यारे मित्रों कि किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन के में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में, विटामिन B6 में, विटामिन B2 में। किस में कोबाल्ट होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों। तो कोबाल्ट किस में होता है? सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो आपका विटामिन B12 है, इसमें दोस्तों कोबाल्ट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र दोस्तों, अगर इस परिवार में आपके अपनी परिवार शिक्षक भर्ती के चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है दोस्तों, क्योंकि तैयारी यहाँ पे सिलेक्शन की चलती है और जो मेहनत करते हैं वो टॉप रैंक भी हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी प्यारे मित्र अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नोट्स, PDF फाइल सब कुछ आपको आल सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जायसवाल सर से डायरेक्ट चैट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बातें करने के लिए, या कुछ भी आपका जो क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा, या सर्च भी कर सकते हैं जायसवाल सर, या अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को भी सर्च कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह क्या होता है? तो जब भी खट्टे की बात की जाती है सभी के मुख में पानी आ जाता है। जब भी खट्टे पदार्थ की बात की जाती है, खट्टा का नाम यानी विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी आपका सी ऑप्शन में ही दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत क्या करते हैं? दांत हिलने लगते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे किस विटामिन के कारण जो होता है मसूड़ों में रक्त आता है और दांत आपके हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया आपके स्क्रीन पर। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिकम, एस्कॉर्बिकम, आपका ऑक्जेलिकम या नाइट्रिकम? तो विटामिन सी की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? हमें निगेटिव प्रश्न, नकारात्मक देखना है, कौन सा ऑप्शन है? देखिए थायमीन जो होता है किस कमी के कारण होता है? बेरी रोग, तो थायमीन के विटामिन कमी के कारण होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन के कारण रक्त जमना, यानी रक्त अगर नहीं जमता तो क्या हो जाता है? उसमें आपका विटामिन के की कमी होगी। अब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए में क्या होता है? विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वह आपका रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग नहीं दिया गया है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि अंतिम जो प्रश्न होता है, लास्ट जो प्रश्न होगा वह एक मॉक क्वेश्चन होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं ध्यानपूर्वक। सभी प्यारे मित्र देखेंगे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ शहर में है, रांची शहर में है, हैदराबाद शहर में, मैसूर में है, भोपाल में है, इंदौर में है, कहीं भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है। लेकिन जो राइट होगा, जो करेक्ट होगा, जो हमें 1 नंबर दिलाएगा वह दोस्तों ऑप्शन होगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपके मैसूर में है दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम एलिसा रोग की बात कर रहे हैं, एलिसा जांच की बात कर रहे हैं। एलिसा जांच जो होता है वह किस रोग की पहचान करती है, या किस रोग की पहचान के लिए एलिसा जांच की जाती है। आपके कैंसर की बात करेंगे, टीबी की बात करेंगे, पोलियो की बात करेंगे, या एड्स की बात करेंगे। तो एलिसा जांच दोस्तों किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, या किस रोग की पहचान करती है एलिसा जांच, तो वह दोस्तों है आपका एड्स। अब सभी प्यारे मित्र बोलेंगे एड्स की जांच क्यों की जाती है, तो पूरा डिटेल के साथ है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरि है। देखिए दोस्तों, एलिसा जांच एड्स के लिए की जाती है। जब आप देखते होंगे क्या है, ब्लड डोनेशन का टाइम आता है या ब्लड डोनेशन किया जाता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ब्लड डोनेशन या ब्लड जब ठीक है कंबाइन किया जाता है या शेयर किया जाता है, तो क्या किया जाता है, उस पर एक एलिसा जांच भी की जाती है। अर्थात उस व्यक्ति का ठीक है जिससे ब्लड लिया जाता है, उस व्यक्ति का यह देखा जाता है एलिसा जांच के द्वारा कहीं इस व्यक्ति को एड्स तो नहीं है, HIV इसकी पॉजिटिव तो नहीं है, इसलिए उसको एलिसा जांच बोला जाता है। तो किस रोग के कारण आपका एड्स रोग के ठीक है पहचानने के लिए एलिसा जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, जिसे हम CDRI बोलते हैं, स्थित है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है आपके नागपुर शहर में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, लखनऊ या नवाबों के शहर में स्थित है, या हम मैसूर की बात करेंगे तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात कर रहे हैं, तो वह दोस्तों नवाबों का शहर कौन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लखनऊ शहर के हैं तो सभी लोग कमेंट करेंगे, या लखनऊ आपके रिलेशन में रहते होंगे, या कभी ना कभी आप लखनऊ गए होंगे नवाबों के शहर में, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जा चुका हूँ और देखा हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI दोस्तों कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ शहर में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको मिलान करना है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है इन्वायरमेंट की बात करें अगर, ठीक है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की बात करें, एक प्रश्न जरूर आता है। यहाँ पर मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, रक्तल्पता, आपके नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग देख पा रहे हैं ABCD। आइए देखते दोस्तों मिलाते हैं क्या सारी चीजें यहाँ पे सही हो जाएगी। अब आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या क्या दिया गया है। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, रतौंधी दिया गया है। तो रतौंधी किस कमी के कारण होता है, हमने बताया था विटामिन A की कमी के कारण होता है। स्कर्वी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन C के कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन D के कमी के कारण होता है, और रक्ताल्पता ठीक है विटामिन B12 की कमी के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन को देखिएगा, यानी कि रतौंधी सेकंड, स्कर्वी फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोग देखेंगे सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, अर्थात आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ये भी आपको मिलान करना है कि बीमारियां और उनकी जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान करना है। बीमारियां और जांच से संबंधित आपका दिया गया है, वही कूट है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए होता है, डिक टेस्ट हो गया, टॉनिक टेस्ट हो गया, RF फैक्टर टेस्ट हो गया, एलिसा टेस्ट हो गया। तो एलिसा टेस्ट तो सभी लोग जानते हैं एड्स के लिए होता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। ठीक है, और नीचे कूट दिया गया कि कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो प्यारे मित्र कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, जो विडाल टेस्ट होता है वह टाइफाइड के लिए होता है। और बात करें डिक टेस्ट, तो डिक टेस्ट किसके लिए होता है, स्कारलेट फीवर के लिए होता है। और बात करें अगर टनिकेट टेस्ट, तो ये गठिया के लिए होता है। और बात करें दोस्तों अगर आपके RA फैक्टर की, तो RA फैक्टर जो दोस्तों किस लिए होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ये टॉनिकेट टेस्ट होता है यह दोस्तों डेंगू बुखार के लिए होता है। जी हाँ, टॉनिकेट टेस्ट डेंगू बुखार के लिए होता है, और RS फैक्टर जो होता है वह गठियावाद के लिए होता है, और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। तो आपका यहाँ पे A ऑप्शन वाला कूट सही हो जाएगा। जो भी डाउट हो, जो भी कमेंट हो, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, फीडबैक करें दोस्तों। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, कौन सी बीमारी जल द्वारा नहीं होती है, यानी जल जनित बीमारी कौन सी नहीं है। हम बात करते हैं कि जल द्वारा बीमारित कौन सी नहीं है। हम फ्लू की बात कर रहे हैं, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, हैजा की बात कर रहे हैं, या अमीबिया की बात करते हैं, या अमीबियसिस की बात कर रहे हैं। जो कौन सी बीमारी जल द्वारा नहीं है, या जल द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, तो सभी लोग जानते हैं फ्लू की बात कर रहे हैं।
और सभी प्यारे मित्र जानते हैं बर्ड फ्लू का भी थोड़ा हमारे यहाँ एमपी में भी, यानी कि कह सकते हैं राजस्थान जिले में से यहाँ से सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारी हमने राजस्थान सॉरी राज्य है आपका, स्टेट है, तो काफ़ी सारे हमने स्टेट में देखा, राज्यों में, कि ये बर्ड फ्लू का काफ़ी सारे आए, हमारे एमपी में भी आया था। तो ये सारी चीज़ें ये क्या कहलाएगा, ये तो जल जनित बीमारी तो नहीं होती हैं, तो ये कौन सी बीमारी कहलाएंगी, ये कौन सी बीमारी कहलाती है, वायरस कहलाता है। और ये वायरस यानी कि हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू दोस्तों, वास्तव में एक संक्रामक बीमारी होता है और यह आपका जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की मदद से फैलता है, जो आमतौर पर चिकन, कबूतर इस तरह के पक्षियों में पाया जाता है और इस वायरस के बहुत से स्ट्रेन भी होते हैं। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। सभी पैरामीटर स्क्रीन पर देखेंगे, सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होगा। जो बॉडी है हमारी, जो शरीर है, इसके अंदर लौह तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उत्पन्न होने वाला रोग क्या होगा। अगर हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी हो गई तो हमें वर्णांधता रोग होगा, रतौंधी रोग होगा, रक्तहीनता रोग होगा या तपेदिक रोग होगा। तो सभी लोग जानते हैं जिस व्यक्ति के अंदर, जिस शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी होती है उसमें उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रक्तहीनता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपचार दोस्तों कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का, सोडियम 24 का, फास्फोरस 32 का या कोबाल्ट 60 का। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि किसका दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, व्याख्याता है दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट 60 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट 60 की बात कर रहे हैं, 60 यानी कि 60 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कैंसर के उपचार में किया जाता है किसका, यहाँ पे किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 दोस्तों एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है और इन गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है और यहाँ तक कि थायराइड ग्रंथि के कैंसर की चिकित्सा के लिए शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन समस्थानिक की पर्याप्त मात्रा प्रविष्ट कराई जाती है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मॉक क्वेश्चन आपका एक रहेगा, 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो दोस्तों मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता रोग का कारण है पारा है, कैडमियम है, सीसा है या जस्ता हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिनी माता रोग का कारण क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। मिनी माता रोग का कारण क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स से सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। तो मिनी माता रोग दोस्तों आपके पारे के कारण होता है। किसके कारण, पारा के कारण होता है। और अगला प्रश्न यह है कि जापानी इंसेफिलाइटिस का कारक होता है। जी हाँ, जो आपका जापानी इंसेफिलाइटिस का कारक जो है वह आपका जीवाणु होता है, विषाणु होता है, परजीवी प्रोटोजोआ होता है या फफूंद होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का जो कारक होता है वह आपका विषाणु होता है और विषाणु क्या है, एक वायरस होता है। और ये आ गया दोस्तों आपका मॉक क्वेश्चन। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे कि मॉक क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत आपका जो ऑप्शन है बताना है। थायमीन बेरी, विटामिन डी सूखा, विटामिन के बांझपन या नियासिन पेलाग्रा। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है मिलान जो है इनमें से कौन सा गलत मिलान दिया गया है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। 101% प्योर एंड श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी, मैथ्स की क्लास जो नेक्स्ट आएगी उसमें मिलेंगे। सभी प्यारे मित्र मैथ्स की क्लास भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैथ्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद सभी का।